गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम नया विषय लेके आए हैं, यानी आज का हमारा नया टॉपिक है जो कि है उपसर्ग। उपसर्ग समझने से पहले आपको इस वाक्य को समझना होगा। यहाँ पर वाक्य लिखा है आपके सामने, हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। इस वाक्य में आपका मान शब्द आपका मूल शब्द है। अगला वाक्य है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब इस वाक्य में आपका मूल शब्द क्या है? मान। अब आपने सोचा होगा दोनों में मान मान है, पर इस वाले मान के आगे हमने अप क्यों जोड़ा? तो जी हाँ, आपका ये जो अप शब्द है वही आपका उपसर्ग है। ये मान शब्द आपका मूल शब्द है, जबकि अप आपका उपसर्ग है। और उपसर्ग और मूल शब्द से मिलने से ही एक नया शब्द बनता है, जो कि यहाँ पर है अपमान। यहाँ पे आपका मान का अर्थ था इज्जत और अपमान का अर्थ था बेइज्जती। ठीक है। अप आपका उपसर्ग है और अप शब्दांश का अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। तो फिर हम आपको परिभाषा में आपको फिर से बता देती हूँ। उपसर्ग आपके मूल शब्द के आगे लगता है और जब उसके आगे जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बनाता है जिसका अर्थ सार्थक होता है, यानी उसका भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। तो चलिए परिभाषा को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, अनु प्लस रूप यानी कि अनुरूप। अब उपसर्ग मैंने आपको बताया कि उपसर्ग आपके मूल शब्द के आगे लगते हैं, यानी अनु हुआ आपका उपसर्ग और रूप हुआ आपका मूल शब्द। तो दोनों को मिला के बना अनुरूप। अति आपका उपसर्ग है, अंत आपका मूल शब्द है और दोनों को मिला के बनेगा आपका नया शब्द जो कि होगा अत्यंत। अभी आपका उपसर्ग है, प्राय आपका मूल शब्द है, दोनों को मिला के बनेगा अभिप्राय। निर आपका उपसर्ग है, दोष आपका मूल शब्द है, दोनों को मिला के बना निर्दोष। अब यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात यह है कि जो आपका मूल शब्द है उसका कोई ना कोई अर्थ तो होता ही है, यानी वो सार्थक शब्द होता है। पर जब इसके साथ हम उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो उसका भी जो मिल के एक नया शब्द बनता है उसका भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, यानी कि वो भी सार्थक होना चाहिए, जैसे कि अनुरूप, अत्यंत, अभिप्राय, निर्दोष। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरणों को भी समझते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू, अरबी, फारसी भाषा के भी होते हैं। इस तरह भाषा के भेद के आधार पर उपसर्ग के 3 प्रकार माने जाते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग। वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे अति, उत, निस आदि। अति प्लस आचार अत्याचार, निस प्लस संकोच निसंकोच, उत प्लस पात यानी कि उत्पात। पता चल गया आपको कि ये हुआ आपका मूल शब्द, तो ये हुआ आपका उपसर्ग। अब यहाँ देखिए, अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पर, और जब अति के साथ हमने काल को जोड़ा तो आपका बन गया अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण। अधि के साथ अधि का अर्थ हुआ ऊपर और अधि के साथ हमने श्रेष्ठ करण को जोड़ दिया तो आपका बनेगा अधिकरण, और अधि का अर्थ निकलता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। दूसरा है आपका अधिकार। अब अधि आपका उपसर्ग है और कार आपका मूल शब्द। अप से आपका बनेगा, अप का पहले अर्थ समझ लीजिए। अप का अर्थ है बुरा या अभाव या फिर हीनता या फिर विरुद्ध। अप से आपका बनेगा अपकार और अपमान, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी हमारे सामने, इनको पढ़ी। तो चलिए अभी संस्कृत के कुछ नए उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पे अन्य उदाहरण भी है हमारे सामने। अ, अनु, आ, अव,
उप, नी। तो ये जो शब्द हैं आपके, ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं और इनका अर्थ होता है अभाव, पीछे या समानता, और कमी या विपरीत, हीनता, अनादर या पतन, निकटता, सहायक, भीतर, नीचे, अतिरिक्त। यानी कि दिए हुए जो उपसर्ग हैं उनके सामने उन्हीं का अर्थ लिखा हुआ है। उनका अर्थ कुछ भी हो सकता है, किस वे में हम अपने वाक्य को बोल रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, या फिर किस मूल शब्द के साथ आपका ये उपसर्ग लग रहा है उस आधार पे भी आपके अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अ के साथ अगर हमने, ज्ञान के साथ अगर हमने अ जोड़ दिया तो आपका शब्द बनेगा अज्ञान, है ना। अब उपसर्ग की विशेषता एक ये भी बता दूं मैं आपको कि उपसर्ग में आपके ज़्यादातर शब्द ऐसे भी होते हैं जो विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना था, मान के साथ हमने जोड़ा अप, तो उसका विलोम शब्द बन गया अपमान। मान से अपमान विलोम शब्द। ज्ञान से अज्ञान विलोम शब्द बना। धर्म का अधर्म विलोम शब्द बन गया। स्वीकार का अस्वीकार विलोम शब्द। सत्य का असत्य विलोम शब्द। यानी कि जो आपकी उपसर्ग हैं उनका अधिकतर विलोम शब्द बनता है जब उनकी मूल शब्द के आगे हम उपसर्ग को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अनु का देखिए, अनुशासन, अनुज, अनुपात इत्यादि। आ से बनेगा आदान, आजीवन, आगमन इत्यादि। अव से बनेगा अवगत, अवलोकन, अवनत इत्यादि। उप से बनेगा उपकार, उपकूल, उपनिवेश इत्यादि। नी से बनेगा निपात, नियुक्त, निवास इत्यादि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से तो संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप बदलकर अपना आए हुए, जैसे अ, अध, औ। अ के साथ छूत जुड़ गया तो आपका बना अछूत। औ के साथ गुण बना तो औगुण। अध के पास पक्का जमा तो अधपका। अब देखिए यहाँ पे और भी उदाहरण है। अन्न का मतलब होता है निषेध अर्थ में, या फिर कह सकते हैं कि मना करना। अनमोल, अलग, अनजान। अध का अर्थ है आधे अर्थ में, यानी कि कोई भी काम या कोई भी चीज़ आधी होना। जैसे अध जला, अध खिला, अध पका। उनका अर्थ है एक कम, है ना। जैसे कुछ भी संख्या उसमें से एक कम कर दो, जैसे यहाँ लिखा है 29, तो 30 में से एक कम कर दिया तो क्या बना 29, 49, 59। ठीक है, कुछ और उदाहरण भी हैं हिंदी के उपसर्ग के। यहाँ पे देखिए भर का जो भर उपसर्ग उससे शब्द बनेंगे आपके नए नए। पेट आपका मूल शब्द है, पेट से पहले जुड़ गया भर तो भर पेट, भरपूर, भर मार इत्यादि। दू से आपका बनेगा दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। क से बनेगा कपूत, कचोट। कु से बनेगा आपका कुचाल, कुचैला, कुचक्र। औ से बनेगा औगुन, औघर, औसर, औसान। सु से बनेगा सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध से बनेगा अधजला, अधखिला, अधपका इत्यादि। ठीक है बच्चों, इसका तीसरा भेद जो कि है उर्दू के उपसर्ग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी देख लेते हैं कि आपको पाठ कितना समझ आया है। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। सु योग, इसमें तो है सु प्लस योग है ना, सु आपका ये मूल शब्द योग है, सु आपका उपसर्ग है। वी प्लस देश, अधि प्लस अति प्लस अधिक, अत्यधिक बनता ना, अति प्लस अधिक। सु प्लस रेश, पर सु को तो हमने अलग कर दिया, पर रेश का तो कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो मूल शब्द का भी अर्थ होना चाहिए, उसे कहते हैं हम उपसर्ग। पर यहाँ पे आपको सुरेश उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, यानी सही उत्तर आपका होगा सुरेश। अगला प्रश्न, जिस प्रकार किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में, अपनापन में। जिसमें उपसर्ग आया हुआ है, चाहे तो आप
देख लीजिए, उप प्लस कार, ये बिल्कुल सही लग रहा है। लाभ प्लस दायक नहीं लग रहा सही, क्योंकि लाभ तो मूल शब्द है और मूल शब्द हमेशा बाद में ही आते हैं, प्रत्यय आपके आगे आते हैं, सॉरी उपसर्ग आपके आगे आते हैं। जब आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में तो प्रत्यय आपके पीछे आते हैं, ठीक है, वो हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो पढ़ प्लस आई प्रत्यय हैं, अपना प्लस पन प्रत्यय हैं, लाभ प्लस दायक प्रत्यय हैं, पर उपसर्ग है ना, और कार मूल शब्द है, तो उपसर्ग आपका है ये वाला शब्द उपकार। अंतिम प्रश्न, उपसर्ग युक्त शब्द हैं, आहार विहार, यही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आ प्लस हार वी प्लस हार, इनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। चाहे हार को अलग कर लो, चाहे हार को साथ में जोड़ लो, फिर भी उसका अर्थ निकलता है। बाकी सब आपकी प्रत्यय हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते शब्द के और उपसर्ग आगे, ठीक है। आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको तीनों प्रश्न अपने कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे इसके तीसरे वेद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।